अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने अपनी पिछले वीडियो में देखा था कि हम किस तरह से वॉलंटरी मूवमेंट्स को अंजाम दे पाते हैं और उसके लिए हमारे पास दो मेजर कंपोनेंट इंपोर्ट हमने देखे थे। एक था अपर मोटर न्यूरॉन जो कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स से स्टार्ट होकर स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर हॉर्न तक जाता है, और दूसरा कंपोनेंट था लोअर मोटर न्यूरॉन जो कि एंटीरियर हॉर्न से निकल के पेरिफेरल नर्व के थ्रू मसल तक जाता है। मसल से पहले तक हम उसको बोलते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन। लोअर मोटर न्यूरॉन का काम क्या था कि वो कॉन्टिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन करवा के रखते हैं, जिसकी वजह से टोन को इंक्रीज करवाते हैं और डीप टेंडन रिफ्लेक्स को भी इंक्रीज करवाते हैं, जबकि अपर मोटर न्यूरॉन पहले इंपल्स को इनिशिएट करवा के उसके बाद इंपल्स की सप्रेशन करवाते हैं। आज हम ये देखेंगे कि वो कौन से चार इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो कि हमारे पास वॉलंटरी मूवमेंट को अंजाम देने के लिए हमारे पास कंपल्सरी हैं। पहला कंपोनेंट होगा मसल, दूसरा कंपोनेंट होगा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, तीसरा कंपोनेंट लोअर मोटर न्यूरॉन और चौथा कंपोनेंट अपर मोटर न्यूरॉन। चलिए आज ही देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अप्रोच टू वीकनेस एंड पैरालिसिस। चार कंपोनेंट हमने वॉलंटरी मूवमेंट्स के देखे। पहला था मसल, दूसरा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, तीसरा था अपर मोटर न्यूरॉन। अपर मोटर न्यूरॉन में हमारे पास कोर्टेक्स, सब कोर्टेक्स, मिड ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड शामिल था। कोर्टेक्स, सब कोर्टेक्स, मिड ब्रेन, ब्रेन स्टेम एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये हमारे पास चारों थे अपर मोटर न्यूरॉन के कंपोनेंट। और लोअर मोटर न्यूरॉन के कंपोनेंट में हमारे पास आ जाती है पेरिफेरल नर्व। अब ये चारों कंपोनेंट हमारे पास कंपलसरी हैं एक वॉलंटरी मूवमेंट को अंजाम देने के लिए। आगे हम ये देखते हैं कि कॉमन कॉजेज ऑफ वीकनेस एंड पैरालिसिस। देखिए हमारे पास वीकनेस एंड पैरालिसिस के हमारी बॉडी में दो तरह के कॉजेज हो सकते हैं। एक तो हो सकता है नॉन न्यूरोलॉजिकल कॉजेज, और दूसरी कैटेगरी है उसको हम कहते हैं न्यूरोलॉजिकल कॉजेज, न्यूरोलॉजिकल कॉज। ठीक, नॉन न्यूरोलॉजिकल कॉजेज में डायबिटीज आता है जो कि हमारे पास वीकनेस और पैरालिसिस करवा सकती है। इसके अलावा हाइपोथायरॉयडिज्म, एनीमिया, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। इसके अलावा सिस्टेमिक डिसीज जैसे रिमेटॉइड आर्थराइटिस, ये हमारे पास वीकनेस एंड पैरालिसिस करवा सकता है। इसके अलावा अगर न्यूरोलॉजिकल कॉजेज में हम जाके देखें तो हमारे पास मिस्थेनिया ग्रेविस जो कि हमारे पास वीकनेस एंड पैरालिसिस करवाएगी। इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड डिजीज, स्पाइनल कॉर्ड डिसऑर्डर, ब्रेन स्टेम डिसऑर्डर लाइक वेबर सिंड्रोम। इसके अलावा स्ट्रोक। तो ये थे चंद काजेज न्यूरोलॉजिकल जो कि हमारे पास वीकनेस एंड पैरालिसिस करा सकते हैं। जो नॉन न्यूरोलॉजिकल काजेज है वो पूरी बॉडी की जनरलाइज वीकनेस करवाती है, जनरलाइज वीकनेस। जबकि जो न्यूरोलॉजिकल कॉजेज है वो फोकल वीकनेस काज करवाते हैं, यानी कि किसी बॉडी के किसी एक पार्ट को, या तो हो सकता है सिर्फ अपर लिम्ब के लोअर लिम्ब को काज कराएगी, या हो सकता है सिर्फ राइट साइड के लिम्स को, अपर एंड लोअर लिम्ब को वीकनेस काज कराएगी, फोकल वीकनेस। ठीक, आगे हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई पेशेंट आता है हमारे पास जो कि वॉलंटरी मूवमेंट को अंजाम नहीं दे पाता, तो हम उसमें किस तरह से चेक करेंगे कि हमें पता चलेगा कि वो डिसऑर्डर मसल के लेवल पर है या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के लेवल पे है या लोअर मोटर न्यूरॉन के लेवल पे है या अपर मोटर न्यूरॉन के लेवल पे है। उसके पास वो कौन कौन सी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होंगी जिसकी वजह से हम अंदाजा कर पाएंगे कि जो पेशेंट वॉलंटरी मूवमेंट्स को अंजाम नहीं दे पा रहा उसके पीछे बेसिक रीज़न क्या है। आ जाइए वो देखते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे मसल से। मसल डिसऑर्डर को देखते हैं। मसल डिसऑर्डर में दो बातें बहुत ही याद रखने वाली हैं। वो ये है कि जो मसल डिसऑर्डर है वो प्राइमरी तौर पे प्रोक्सिमल मसल को इफेक्ट करते हैं, प्रोक्सिमल मसल्स। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने वाला ये है कि इसमें लोअर मोटर न्यूरॉन और अपर मोटर न्यूरॉन इन दोनों का कोई अमल दखल नहीं है। नो रोल ऑफ अपर एंड मोटर न्यूरॉन, अपर मोटर न्यूरॉन एंड लोअर मोटर न्यूरॉन। ठीक, ये दो बातें हो गई। अब इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कौन कौन से मसल डिसऑर्डर एंडोक्राइन मायोपैथीज,
लाइक हाइपोथायरॉयडिज्म, जो हमने ऊपर काजेस पढ़े, डायबिटीज, हाइपोथायरॉयडिज्म, डायबिटीज या कुशिंग सिंड्रोम। इसके अलावा हमारे पास कुछ होती हैं ड्रग इंड्यूस्ड, जो कि हमारे पास कुछ ड्रग्स हैं जो कि जनरलाइज वीकनेस करवाते हैं बॉडी में। ड्रग इंड्यूस्ड मायोपैथीज, कौन कौन से ड्रग्स हैं जो कि हमारे पास वीकनेस काज करवाएंगे? उसमें है स्टैटिन्स, फाइब्रेट्स या फ्लोरोक्विनोलिन्स। ठीक, इसके अलावा हमारे पास कुछ कंडीशन है ऑटोइम्यून कंडीशन है, जिनमें ऑटोइम्यून कंडीशंस लाइक डर्मेटोमायोसाइटिस या पॉलीमायोसाइटिस। उसके अलावा हमारे पास कुछ इनहेरिटेड कंडीशंस हैं, फॉर एग्जाम्पल बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ये चंद एक काजेज हैं जो कि हमारे पास मस्कुलर डिसऑर्डर में आते हैं। और इसके खास बात याद रखने वाली ये है कि ये एक तो प्रोक्सिमल मसल की वीकनेस काज कराएंगी, और इसमें अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन का कोई रोल नहीं है। ठीक, इसके बाद हम दूसरे नंबर पे हम देखेंगे, हमने यहाँ पर मसल का देखे, मसल डिसऑर्डर पढ़े। अब हम देखेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के लेवल पे जो डिसऑर्डर है उनकी क्या क्या फीचर्स हैं। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के लेवल पे जो डिसऑर्डर है उसकी भी दो बातें अहम याद रखने वाली हैं। वो ये कि ये भी प्रोक्सिमल मसल की वीकनेस काज करवाता है। ठीक, और दूसरा पॉइंट इसका ये याद रखने वाला है कि नो रोल ऑफ अपर मोटर न्यूरॉन एंड लोअर मोटर न्यूरॉन। ठीक, फॉर एग्जांपल मिस्थेनिया ग्रेविस, से एक और कंडीशन है, उसको हम बोलते हैं लैम्बर्ट-ईटन मायस्थेनिक सिंड्रोम। ठीक, अब ये जो दो एग्जांपल मैंने लिखे हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन डिसऑर्डर की, इनमें भी प्रोक्सिमल मसल वीकनेस होती है और इसमें अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन का कोई रोल नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से मसल डिसऑर्डर है, उसमें भी प्रोक्सिमल मसल की वीकनेस होती है और इसमें भी कोई रोल नहीं है अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन का। अब हम ये देखेंगे कि इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल सेम है, तो हम किस तरीके से हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे इन दोनों डिसऑर्डर को, मस्कुलर डिसऑर्डर को और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन डिसऑर्डर को। इसके लिए हमारे पास दो पॉइंट्स के जरिए हम समझते हैं। जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन डिसऑर्डर है, इसमें ओकुलर और फेशियल मसल्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। ओकुलर एंड फेशियल मसल इन्वॉल्वमेंट। ओकुलर मसल की इन्वॉल्वमेंट होगी तो वो कराएगा प्टोसिस, और फेशियल मसल की इन्वॉल्वमेंट होगी तो वो स्नार्लिंग फेस काज कराएगा। देखिए मेरे पास एक फोटो है मिस्थेनिया ग्रेविस की बच्चे की। इसमें ये देखें, आईलिड्स को चेक करें आप, ड्रॉपिंग आईलिड्स, और इसका जो लेफ्ट साइड का फेस है, यहाँ पर डिफरेंस नजर आ रहा है हमें राइट साइड के फेस में और लेफ्ट साइड के फेस में। लेफ्ट साइड का फेस काफ़ी, क्योंकि वहाँ के मसल्स काम नहीं कर पा रहे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन डिसऑर्डर की वजह से, तो वो देखें स्नार्लिंग फेस बना हुआ है यहाँ पे, स्नार्लिंग एक्सप्रेशन। ठीक, और इसका मसल डिसऑर्डर में हमारे पास नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओकुलर एंड फेशियल मसल्स। ठीक, ये था पहला पॉइंट जो कि दोनों को डिफरेंशिएट कर रहा था। दूसरा पॉइंट क्या है, वो ये है कि जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन डिसऑर्डर है, इसमें अगर जब पेशेंट जब सुबह उठेगा ना, तो उसके जो फॉर एग्जांपल मिस्थेनिया ग्रेविस का पेशेंट ले लें हम। मिस्थेनिया ग्रेविस का पेशेंट है, जब वो सुबह उठेगा तो वो काफ़ी फ्रेश फील करेगा, लेकिन जैसे ही दिन गुजरता जाएगा उसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन काम करना बंद कर देंगे और वो उसको वीकनेस सुबह के टाइम नहीं होगी, जबकि आहिस्ता आहिस्ता वीकनेस बॉडी की बढ़ती रहेगी। शाम टाइम पेशेंट बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस फील करेगा।
इस तरह लैम्बर्ट ईटन माइस्थेनिक सिंड्रोम में क्या होगा कि जब पेशेंट सुबह के टाइम उठेगा तो उसकी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा वीकनेस होगी, जबकि जैसे जैसे पेशेंट के मसल्स काम करेंगे उसकी वीकनेस कम हो जाएगी। वीकनेस रिड्यूस विद मसल वर्क, जबकि हमने माइस्थेनिक ग्रेविस में देखा कि वीकनेस इंक्रीजेस विद मसल वर्क। ठीक, जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के डिसऑर्डर है इसमें डायूरल वेरिएशन होती है, यानी कि सुबह के टाइम मसल काम नहीं कर रहा, जब शाम टाइम देखेंगे तो मसल में पावर ज़्यादा होगी अगर लैम्बर्ट ईटन माइस्थेनिक सिंड्रोम में। जबकि माइस्थेनिक सिंड्रोम में क्या होता है कि सुबह के टाइम पेशेंट के मसल सही से काम कर पा रहे होंगे, शाम टाइम पेशेंट के मसल काम करना छोड़ देंगे। डायूरल वेरिएशन, इसको हम बोलते हैं डायूरल वेरिएशन। जबकि मसल अगर मसल डिसऑर्डर में जाके देखें तो हमें इस तरह की कोई भी डायूरल वेरिएशन नजर नहीं आती। नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ डायूरल वेरिएशन। ठीक, आगे हम देखते हैं कि प्रोक्सिमल मसल वीकनेस के कौन कौन से हैं और डिस्टल मसल कौन कौन से हैं। देखिए, जो मैं ब्लू पेन से पॉइंट आउट करूंगा वो है हमारे प्रोक्सिमल मसल। प्रोक्सिमल मसल जो कि हमारी बॉडी की मिड लाइन के करीब मसल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल पेक्टोरल्स मसल, हमारे शोल्डर के मसल, ठीक, या हमारे आर्म के मसल, ये हमारे प्रोक्सिमल मसल। ये अपर लिम्ब की बात की। और अगर लोअर लिम्ब भी जाए तो हम हिप बोन के मसल के, जो हिप बोन अराउंड मसल है, या थाई के मसल्स, ये है हमारे प्रोक्सिमल मसल। अब अगर प्रोक्सिमल मसल में हमारे पास वीकनेस होती है तो हमारे पास वो पेशेंट किन क्लिनिकल फीचर्स के साथ हमारे पास आएगा। देखिए, अगर आप प्रोक्सिमल मसल हम पेशेंट के सही से काम नहीं कर पा रहे, आर्म के मसल अगर सही से काम नहीं कर पा रहे, तो पेशेंट को जब ब्रश करेगा तो ब्रश सही से नहीं कर पाएगा। डिफिकल्टी इन ब्रशिंग, पेशेंट कंप्लेन करेगा कि मैं सुबह ब्रश करना चाहता हूँ लेकिन मैं ब्रश सही से नहीं कर पाता। या डिफिकल्टी इन कॉम्ब, जब कंघी फेरता है उससे बहुत वीकनेस फील होगी। या डिफिकल्टी इन लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट, क्योंकि जब हम कोई ऑब्जेक्ट अगर जमीन पे गिर जाए हम उसे उठाने की कोशिश करेंगे तो भी हमारे पास शोल्डर के मसल या आर्म के मसल हमारे पास काम करने चाहिए। अगर इनकी वीकनेस होती है हमारे पास तो डिफिकल्टी इन लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम ग्राउंड, लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक, या अगर हमारे पास लोअर लिम्ब के प्रोक्सिमल मसल काम नहीं कर पा रहे तो उससे पेशेंट को क्या क्या कंप्लेंट फील करेगा पेशेंट। एक तो ये कि वो सिटिंग पोजीशन से स्टैंडिंग पोजीशन में बहुत मुश्किल से आएगा। डिफिकल्टी इन स्टैंडिंग फ्रॉम सिटिंग पोजीशन, स्टैंडिंग फ्रॉम सिटिंग पोजीशन, सिटिंग पोजीशन। और उसका जो या डिफिकल्टी इन क्लाइंबिंग स्टेयर, इन क्लाइंबिंग स्टेयर। ठीक, देखिए, अभी तक हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास मसल के लेवल पे कोई डिसऑर्डर होता है या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के लेवल पे कोई डिसऑर्डर होता है तो पेशेंट किस तरह से प्रेजेंट करता है और हम किन क्लिनिकल फीचर्स की बेस पे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये मसल का डिसऑर्डर है या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का डिसऑर्डर है। आगे हम पढ़ेंगे कि पेरिफेरल नर्व को अगर डैमेज हो जाए तो पेशेंट किस तरह से प्रेजेंट करेगा। देखिए, पेरिफेरल नर्व डिसऑर्डर के लिए दो बातें याद रखने वाली बहुत ज़रूरी हैं। एक तो ये कि जो पेरिफेरल नर्व की जो इंजरी है वो डिपेंड करती है एक्शन की लेंथ पे। जितना ज़्यादा एक्शन की लेंथ ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा पेरिफेरल नर्व डिसऑर्डर के चांसेस ज़्यादा होंगे। तभी ये जो पेरिफेरल नर्व डिसऑर्डर है ये हमारे पास डिस्टल वीकनेस काज कराती है। हमारे बॉडी के डिस्टल पार्ट्स अगर देखे जाए, हमारे अपर बॉडी में देखें तो वो होता है फोर आर्म या हमारे हैंड्स के मसल्स। यह हमारे डिस्टल बॉडी है जो अपर लिम्ब की। और लोअर लिम्ब में अगर देखा जाए तो हमारे पास लेग्स और फुट, यह है हमारे पास डिस्टल बॉडी पार्ट्स। तो इनकी वीकनेस काज कराएंगे कौन? पेरिफेरल नर्व। डिस्टल वीकनेस काज कराएगी। और दूसरे नंबर पे ये कि ये पेरिफेरल नर्व जो है ये आती है लोअर मोटर न्यूरॉन में। अगर पेरिफेरल नर्व का कोई भी डिसऑर्डर होगा तो इसका मतलब ये कि लोअर मोटर न्यूरॉन का डिसऑर्डर है। लोअर मोटर न्यूरॉन के डिसऑर्डर में क्या होता है? डिसऑर्डर में ये होता है कि मसल की टोनिसिटी डिक्रीज हो जाती है, टोनिसिटी डिक्रीज, और जो डीप टेंडन रिफ्लेक्स हैं वो भी सप्रेस कर जाते हैं। डीप टेंडन रिफ्लेक्स वो भी सप्रेस कर जाते हैं। ठीक, अब पेरिफेरल न्यूरॉन
में 3 तरह के न्यूरॉन आते हैं। एक तो है मोटर न्यूरॉन, दूसरे नंबर पे आते हैं सेंसरी न्यूरॉन, और तीसरे नंबर पे आते हैं ऑटोनोमिक न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन का हमने देखा कि कौन से होता है, लोअर मोटर न्यूरॉन। और लोअर मोटर न्यूरॉन का कोई डिसऑर्डर होगा क्या होगा, टोनिसिटी डिक्रीज होगी और डीप टेंडन रिफ्लेक्स डिक्रीज होंगे। अगर सेंसरी न्यूरॉन में कोई डिसऑर्डर आ जाता है तो हमारे पास सेंसेशन लूज कर देगा, बॉडी डिजिटल बॉडी पार्ट की सेंसेशन खत्म हो जाएंगी। इन डिजिटल बॉडी पार्ट। और तीसरा था ऑटोनोमिक न्यूरॉन। अगर इनमें कोई भी खराबी हो जाती है तो पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करेगा पाम्स ऑफ हैंड की स्वेटिंग के साथ, स्वेटिंग कंप्लेन ऑफ पाम्स ऑफ फुट एंड हैंड, स्वेटिंग। या अब देखिए ना, अगर हमारे पास ऑटोनोमिक पेरिफेरल न्यूरॉन में कोई खराबी है, यानी कि हमारे पास डिजिटल बॉडी पार्ट्स में वीकनेस है, तो हमारे पास जो नेल्स हैं और जो हमारे हाथ के हेयर्स हैं उनमें हमारे पास एट्रोफी होना शुरू हो जाएगी। ठीक, नेल एंड हेयर एट्रोफी, इसको हम बोलते हैं सूडो मोटर चेंजेस। आगे हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई पेशेंट आता है, हमने देखा कि पेरिफेरल नर्व किसको इफेक्ट करती है, डिजिटल बॉडी पार्ट्स को। डिजिटल बॉडी पार्ट्स यानी कि फोर आर्म्स और हैंड्स, और अगर लोअर लिम्ब की बात की जाए तो लेग्स और फुट। तो हमारे पास वो पेशेंट प्रेजेंट किस तरीके से करेगा, पेशेंट प्रेजेंट करेगा रिस्ट ड्रॉप से, क्योंकि हमारे पास फोर आर्म सही से काम नहीं कर पा रहा है। रिस्ट ड्रॉप, उनकी जो कलाई का एरिया है वो सही से बहुत ही कमजोर होगा, रिस्ट ड्रॉप या फुट ड्रॉप अगर लोअर लिम्ब की बात की जाए। अब क्योंकि उसके लोअर लिम्ब के ये वाले मसल सही से काम नहीं कर पा रहे, तो वो जब चलेगा तो अपने अपर लिम्ब के मसल्स को तो वो अपने लोअर लिम्ब के प्रोक्सिमल पार्ट के मसल को की वजह से चल पाएगा, जिसकी वजह से उसका चलने का अंदाज नॉर्मल से थोड़ा हट के होगा, जिसको हम बोलते हैं स्टीपिज गेट। ये 3 फीचर्स हैं जो कि हमारे पास अगर पेशेंट आता है पेरिफेरल नर्व डिसऑर्डर के साथ तो इन फीचर के साथ प्रेजेंट करेगा। आगे हम ये देखते हैं कि हमने अब तक क्या क्या पढ़ा। अगर हमारे पास मसल डिसऑर्डर होता है तो प्रोक्सिमल मसल वीकनेस काज कराता है, प्रोक्सिमल वीकनेस। ठीक, उसके अलावा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी प्रोक्सिमल वीकनेस काज कर सकता है, प्रोक्सिमल वीकनेस। और अगर पेरिफेरल नर्व डिसऑर्डर का पेशेंट आता है तो वो डिजिटल वीकनेस के साथ आता है। ठीक, मसल जो डिसऑर्डर है इसमें नो ओकुलर एंड फेशियल इन्वॉल्वमेंट, मसल इन्वॉल्वमेंट। ठीक, जो कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है उसमें ओकुलर एंड फेशियल मसल की इन्वॉल्वमेंट होती है, प्लस फेशियल मसल इन्वॉल्वमेंट। और जो कि पेरिफेरल नर्व डिसऑर्डर है ये है लोअर मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर। इसमें क्या होगा कि टोनिसिटी भी डिक्रीज कर जाएगी और डीप टेंडन रिफ्लेक्स भी सप्रेस हो जाएगा। ठीक, इससे अगली वीडियो में हम देखेंगे। देखिए अब तक हमने पढ़ा, यहाँ तक हमने पढ़ लिया, मसल के डिसऑर्डर पढ़ लिए, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का डिसऑर्डर पढ़ लिए और पेरिफेरल नर्व के भी डिसऑर्डर पढ़ लिए। आगे हम ये देखेंगे कि अपर मोटर न्यूरॉन जो कि स्पाइनल कोर्ड, ब्रेन स्टेम, सब कोर्टेक्स और कोर्टेक्स तक है, अगर इसमें कोई खराबी पैदा हो जाती है तो पेशेंट किस तरह से प्रेजेंट करेगा और हम उसको किस तरीके से डायग्नोज कर सकते हैं।